अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। आज का मेरा मौजू है नाक की बढ़ी हुई हड्डी, पोल्पी। नाज़रीन, नाक की हड्डी क्यों बढ़ जाती है? नेज़ल पोल्पी का मसला क्यों पैदा होता है? इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और कामयाब होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? ये मेरी आज की वीडियो का मौजू है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नाक की हड्डी बढ़ने की दो बड़ी वजूहात हैं। एक है फैमिली हिस्ट्री, दूसरा है एलर्जी। दोनों का ताल्लुक एक ही चीज़ से है, यानी नज़ला और ज़ुकाम। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में बलगम रेशा है, यानी बलगमी मिजाज लोग हैं, जिनको बलगम रेशे का मसला रहता है, जिनके बुज़ुर्ग जो हैं वो दमा टीबी से जिनकी वफ़ात हुई है, जिनको टांसल्स का मसला रहता है, नज़ला ज़ुकाम का मसला रहता है, रेशा केरा है, बलगम है, ऐसे लोगों की फैमिली में या ऐसे लोगों के बच्चों में नाक की हड्डी के बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। या वो लोग जिनको एलर्जी का मसला है, साइनस एलर्जी का मसला है, चाहे वो सांस की एलर्जी है, चाहे वो ज़ुकाम है, यानी जब वो सुबह उठते हैं या दिन के वक्त जब ठंडी हवा लगती है, जब डस्ट उनको मिलती है, जब कोई खुशबू सूंघ लेते हैं, या बग़ैर किसी वजह के भी उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक से पानी बहता है, उनको ज़ुकाम रेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को भी नाक की हड्डी उनकी बढ़ जाती है। यानी नज़ला और ज़ुकाम होगा अगर वो फैमिली हिस्ट्री में है, या एलर्जी है किसी भी तरीके से, अगर नज़ला ज़ुकाम होगा तो क्या होगा? अंदरूनी नज़ला ज़ुकाम की वजह से नाक के जो अंदरूनी गदूद हैं वो फूल जाते हैं, या नाक के गदूद फूल जाते हैं, या नाक के जो अंदरूनी हड्डी है वो पूरी हड्डी होती है, नरम हड्डी होती है, वो भी बढ़ जाती है, अंदरूनी रेशे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम नेज़ल पोल्पी भी कहते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है, अलामात क्या होती हैं? सांस लेने में दिक्कत होती है, मरीज़ के दोनों नथने बंद हो जाते हैं, या एक साइड बंद है तो एक साइड पे बढ़ी हुई है तो एक साइड का नथना बंद हो जाता है, या कभी दायां नथना या कभी बायां नथना बंद हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, मरीज़ सही तरीके से सो नहीं सकता, सही तरीके से काम नहीं कर सकता, हर वक्त उसका सांस की तकलीफ़ रहती है। ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है। और नाक की हड्डी के बढ़ने की वजह से अंदरूनी तौर पर, नाक के अंदरूनी तौर पर हड्डी के अंदर रेशे जो हैं ये साइडों पर, यहाँ ये माथे के करीब अंदरूनी तौर पर रेशा ठहर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेशा, बलगम और ज़ुकाम जो है वो दायमी ज़ुकाम के मरीज़ रहते हैं, दायमी वो छींकों के पेशेंट बन जाते हैं, और उनका जो मसला वो हल नहीं हो रहा होता, और वो इलाज करवा कर रह जाते हैं, लेकिन उनका मसला हल नहीं होता। उनको छींकें, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, ये उनके साथ मसला रहता है, और उनको सांस की तकलीफ़ रहती है। ये बहुत सारी इसके साथ अलामात होती हैं। बाज़ को सांस के फेफड़ों में भी इन्फेक्शन चली जाती है, और वो फेफड़ों में मसला बन जाता है, बलगम रेशा रहता है, फेफड़ों में खड़खड़ाहट वाली खांसी रहती है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, कान के अंदर भी रेशा बाज़ दफ़ा चला जाता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो नाक, कान, गला, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। इन्फेक्शन जो है वो बाज़ दफ़ा गले की तरफ भी चली जाती है, कान की तरफ भी चली जाती है, फेफड़ों की तरफ भी चली जाती है, बाज़ को फेफड़ों का भी साथ मसला बन जाता है। यानी नाक की हड्डी का जो मसला है मेन शुरू होता है नज़ला ज़ुकाम से, और बाज़ दफ़ा जब ये बढ़ जाता है, नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं होता, नज़ला ज़ुकाम पुराना हो जाता है, तो नाक की हड्डी भी बढ़ जाती है। इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं, इलाज क्या है? नाक की हड्डी का जो ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक कामयाब ट्रीटमेंट है, इसको कैसे शुरू करना चाहिए, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं तो सबसे पहले मियाज़म देखता हूँ। अगर ट्यूबर मियाज़म है तो मैं बेसिलिनम 1 mg की खुराक देता हूँ। बेसिलिनम 1 mg की एक खुराक दें 15 दिन के लिए, और उसके बाद कोई दूसरी अद्वियात दें। अगर मियाज़म साइकोसिस मियाज़म है तो थूजा 1 mg, यानी या तो आपने थूजा 1 mg देनी है अगर तिल हैं, मोके हैं। अगर साइकोसिस मियाज़म है पेशेंट के अंदर तो थूजा 1 mg की एक खुराक दें 15 दिन के लिए। या क्योंकि थूजा भी जो गैर जिस्मानी चीज़ें जो बढ़ जाती हैं, सोजश हो जाती है, कोई हड्डी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर भी थूजा दी जाती है। लिहाजा या तो थूजा 1 mg दें 15 दिन के लिए, या बेसिलिनम दें। अगर नज़ला ज़ुकाम या बलगमी मिजाज इंसान हैं तो बेसिलिनम 1 mg की दें। ट्यूबर नहीं देनी, बेसिलिनम काम करेगी यहाँ पर। बेसिलिनम 1 mg जो है वो 15 दिन के लिए दें। इनके अलावा, यानी यहाँ थूजा 1 mg दें और यहाँ बेसिलिनम 1 mg दें। इनके अलावा जो बाकी मेडिसिन हैं उनमें पहले नंबर पर है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम का रिज़ल्ट मैंने बहुत देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ट्यूक्रियम 30 का 200 का मुझे इतना रिज़ल्ट नहीं मिला। ट्यूक्रियम 30 बेहतरीन काम करती है।
अगर बहुत ज़्यादा मसला है, सांस सही तरीके से नहीं आ रहा, सांस बिल्कुल नाक से आ ही नहीं रहा, नाक की बहुत ज़्यादा हड्डी बढ़ी हुई है, तो ट्यूक्रिम 30 जो है वो 2-2 घंटे बाद भी दी जा सकती है। या ट्यूक्रिम 30 जो है वो सुबह दोपहर शाम दें और 15 दिन, महीना या 2 महीने दें। ट्यूक्रिम 30 जो है वो चंद दिनों में भी ठीक कर सकती है, या अगर पुराना मसला है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ट्यूक्रिम भी नाक की हड्डी अगर बढ़ी हुई हो, सूंघने की हिस्स ख़त्म हो, नज़ला ज़ुकाम रेशा हो, तो ट्यूक्रिम बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। ट्यूक्रिम के अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो लेमना माइनर है। बाज़ लोग लेमना माइनर को मदर टिंचर में या 30 पावर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ख़ुद पहले इसका कायल नहीं था, लेकिन लेमना माइनर 200 का रिज़ल्ट बेहतरीन देखा है। लेमना माइनर 200 रोज़ाना एक खुराक लें, रोज़ाना एक खुराक लें। पहले बेसिलिनम एक खुराक 1 mg की लें और उसके बाद लेमना माइनर 200 लें। लेमना माइनर नज़ला ज़ुकाम, नाक का बंद होना या सूंघने की हिस्स का ख़त्म हो जाना, लेमना माइनर 200। लेमना माइनर की एक पहचान ये है कि नमी वाले मौसम में अगर नाक की हड्डी का मसला बढ़ जाए, नाक की हड्डी जो है उसकी स्वेलिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए नमी वाले मौसम में, बारिशी मौसम में, तो लेमना माइनर बेहतरीन काम करती है। लेमना माइनर 200 की रोज़ाना खुराक दें, चंद दिनों चंद हफ्तों में मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। लेमना माइनर के बाद जो तीसरी दवा है वो है कैलकेरिया कार्ब। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसका ऊपर वाला होंठ जो है वो सूजा हुआ है और वो ये कहता है कि अगर उससे पूछें कोई ख्वाहिश कैसी है और वो कहता है कि मुझे अंडे खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, तो कैल्शियम कार्ब जो है उसका सांस भी फूलता है, तो कैल्शियम कार्ब 200 बेहतरीन रिजल्ट देगी। कैल्शियम कार्ब 200 भी एक खुराक दें, रोज़ाना एक खुराक दें, लेकिन पहले बेसिलिना 1 mg की खुराक दें। उसके बाद कैलकेरिया कार्ब जो है कैल्शियम कार्ब 200 की रोज़ाना एक खुराक दें। कैल्शियम कार्ब 200 जो है उसकी नाक की बढ़ी हुई हड्डी को ठीक कर देगी। ऐसे बच्चे जिनकी नाक बंद हो, नाक की हड्डी बढ़ी हुई हो, वो नाक में बोलते हों, जिनका दम घुटता हो, यानी जो नाक में बोलते हों, उनका नाक भी बंद हो और वो नाक में बोलते हों, उनकी जो दवा है वो है संबोकस नाइग्रा। संबोकस नाइग्रा भी बाज़ दफ़ा ऐसे बच्चों में ये बेहतरीन काम करती है, 30 पावर में बेहतरीन काम करती है। संबोकस नाइग्रा 30 सुबह दोपहर शाम देने से नाक की जो हड्डी है वो बढ़ी हुई स्वेलिंग जो है वो ठीक हो जाएगी और बच्चे जो हैं वो नाक में नहीं बोलेंगे। इसके अलावा ये तो थी नाक की हड्डी के लिए अद्वियात। यहाँ पर एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं जो क्रॉनिक होते हैं, नया मसला होगा तो वो चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत पुराना मसला है या किसी ने नाक की हड्डी का ऑपरेशन करवा दिया है, फिर हड्डी बढ़ चुकी है, अब उसका इलाज कैसे करें। तो जो हमारे पास ऐसे पुराने पेशेंट आए तो उनकी नाक की हड्डी पर ये ट्यूक्रिम लेमना माइनर भी असर नहीं करती बाज़ दफ़ा। तो उनका इलाज का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले उनके जो अंदरूनी तौर पर हड्डी के अंदर या नाक की जो दोनों साइडें हैं, माथे की साइड है, यहाँ पर जो रेशा रुका हुआ है, बलगम जमी हुई है, उसको निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम मिजाज के मुताबिक, अलामात के मुताबिक आर्सेनिक एल्बम या पल्साटिला या ब्रायोन या काली बाइक्रोम, ये अद्वियात कुछ ऐसी अद्वियात देनी पड़ेंगी जो उस रेशे को पतला करें, वहाँ से खुश्की को भी ख़त्म करें, उस रेशे को भी पतला करें, और फिर निकालने की भी अद्वियात देनी पड़ेंगी जो उस रेशे को बाहर निकाले, काली बाइक्रोम देनी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा अगर कोई फेफड़ों में मसला है तो एंटमटाड भी देनी पड़ेगी, या इस तरह से एंटमटाड भी नाक की हड्डी के अंदर भी जो रेशा रुका हुआ है उसको भी बाहर निकाल देती है, आर्सेनिक भी निकाल देती है। इस तरह की अद्वियात देनी पड़ेंगी, यानी हमें वो अद्वियात यूज़ करनी पड़ेंगी क्रॉनिक डिज़ीज़ में, क्रॉनिक पेशेंट में, यानी नाक की पुरानी जो हड्डी बढ़ी हुई है वहाँ पर पहले खुश्की ख़त्म करनी पड़ेगी, बलगम को पतला करना पड़ेगा, फिर बलगम को बाहर निकालना पड़ेगा। जब जैसे ही बलगम वो पतली होकर बाहर निकलती रहेगी, ये 2-3 माह 4 माह का प्रोसेस चलेगा, और फिर जब वो बलगम बाहर निकल जाएगी तो फिर हड्डी जो है अपनी जगह पर वापस जाएगी। नहीं, अगर वहाँ पर बलगम जमी हुई है तो हड्डी कभी भी वापस नहीं जाएगी। तो ये इलाज जो है ये किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से करवाएं। क्रॉनिक पेशेंट हैं तो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ये इसका इलाज करवाएं, ये सेल्फ़ मेडिकेशन से इलाज जो है वो नहीं होगा। तो लिहाजा ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।